हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, जो कि मैथमेटिकल टूल का लास्ट सेक्शन था। ठीक है, यानी वन ऑफ द पार्ट था जो कर नहीं पाए थे हम लोग रिकॉर्ड। तो आज स्टार्ट करने वाले इंटीग्रेशन। इसे अच्छे से देखना आप, क्योंकि फिजिक्स में तो भाई जगह जगह इंटीग्रेशन लगने वाला है। चैप्टर 2 से स्टार्ट हो जाता है इंटीग्रेशन लगना आपका, जहां वेलोसिटी की बात आती है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, और इस तरीके से कई बार वर्क डन निकालने को आएगा चैप्टर नंबर 4 में, जहां पे हम वर्क डन निकालेंगे, छोटे से वर्क डन को लिमिट लगा के। ऐसे तमाम सारी चीजें मिलेंगी जहां पे स्मॉल सेक्शन लेके फिजिक्स में इंटीग्रेशन ही भरा पड़ा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई। इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन होता है। क्या होता है? समेशन होता है। समेशन मतलब एडिशन ऑफ वेरिएबल थिंग्स, एडिशन ऑफ वेरिएबल थिंग्स। डिफरेंशिएशन होता है कि चीजों को तोड़ना, छोटे समय के लिए देखना, रेट देखते हैं। और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, छोटी चीजों का, जो चीज बदल रही है, छोटे से चेंज को लेके लिमिट लगा के, या बिना लिमिट के भी कर सकते हैं। तो दो तरीके से होता है आपका इंटीग्रेशन, डेफिनेट विद लिमिट, इनडेफिनेट विदाउट लिमिट। मतलब कि डेफिनेट में आपकी लिमिट्स हो रखी होंगी, क्योंकि डेफिनेट मतलब फिक्स हो गया, कहीं से कहीं तो 1 से 2, 2 से 3, टाइम में, डिफरेंस में, एंगल में, कुछ भी हो सकता है। यहां पे लिमिट नहीं होती, तो मतलब हमें पता नहीं है कि जनरली वो चीज कब स्टार्ट हुई होगी, है ना। जैसे कभी कभी आप मूवी देखने जाते हैं, आप 10 मिनट लेट हो गए, भाई उससे पहले जो हुआ वो कैसे पता चलेगा? तो वो इनडेफिनेट में काउंट हो जाता है, उसको भी कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो सबसे बेसिक रूल जो होता है इंटीग्रेशन का, भाई ये जो एरो ऐसे बनाया अपन ने, ये और ये मिलके बनाते हैं एक सिंबल। ठीक, ओके। और अगर आपने इसके अंदर कोई भी वेरिएबल डाला, तो उसको जब बाहर निकालोगे तो ये रूल फॉलो करता है, जो भी इसकी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, उसी टर्म को नीचे रख दो। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन इनिशियल स्टेज पे। कैसे आया, कहां से आया, वो भूल जाओ। ठीक है, आगे पता चलेगा कभी हायर स्टडीज में। तो अब मान लो एग्जांपल समझते हैं। सपोज इंटीग्रेट करना है आपको इसको, x की पावर 5 को। तो सिंपल पावर कितनी है? 5, यानी n कितना हो गया हमारा पास? 5। 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 x की पावर 6 आएगा, प्लस c। मैंने सॉल्व नहीं किया, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक, बहुत बेसिक सा था। अब इसी को आप, ये इनडेफिनेट है, अब आपने इसको डेफिनेट बनाने के लिए लिमिट दे दी 1 से 2। x मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है एक तरीके से, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन सेम एज इट इज, x की पावर 6, x की पावर 6 अपॉन 6। लिमिट क्या चढ़ी? 1 से 2। तो डेफिनेट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको इंटीग्रेट वैसे ही कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपको लिमिट लगानी है। लिमिट आपने पुट कर दी, तो देखो भाई, अपर लिमिट पहले डालते हैं माइनस लोअर लिमिट डालते हैं। ठीक, और दोनों को माइनस कर देते हैं। यानी वेरिएबल के अंदर अपर लिमिट डाली, यानी x के अंदर 2 डाला, सॉल्व किया, ये रहा। फिर x के अंदर 1 डाला और दोनों को माइनस कर दिया। अब ऐसा क्यों करें? सोचो, अगर एक चीज ऐसे जा रही है, मान लो कि बेटा मैंने कहा ये x = 0 ऑरिजिन है, और एक बंदा यहाँ खड़ा था a पे और एक बंदा यहाँ b पे। तो a से चला b की तरफ, है ना, a से चला b की तरफ। तो यहां तक इसकी पोजीशन क्या कहलाएगी? x1। और बेटा यहां से यहां तक क्या कहलाएगी? x2। तो अगर आपको a से b निकालना है, तो कायदे से ये वाले में से ये माइनस करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो अपर पहले डालोगे, अपर मतलब ये वाला पार्ट, लोअर मतलब ये वाला पार्ट, इसीलिए माइनस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो क्या चेंज लिया मैंने, थोड़ा सा चेंज है भाई। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के साथ होता है तो मतलब कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन में अगर आपको याद हो तो d/dx कांस्टेंट टर्म का क्या होता है? 0। यहां 0 नहीं होता। ठीक है भाई, 10 को बाहर ले लीजिए। अंडर रूट का मतलब होता है हाफ। फॉर्मूला क्या हो गया? n+1 पावर, यानी कितनी हो गई? अंडर रूट मतलब हाफ। हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1। अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, ये रहा। 3/2 को उल्टा कर दो, तो भाई 2 जाके इससे मल्टीप्लाई, तो 20/3। x की पावर 3/2 ऑलरेडी है यहाँ पर। अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी कि यहाँ पे डाला 2, ये रहा, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे डाला 1, ये रहा। इसके बाद खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर लास्ट देखो। अब फिजिक्स में देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। वेलोसिटी आपको दे रखी है मान लो टाइम के टर्म में, और जनरली वेलोसिटी टाइम के टर्म में ही दी होती है ज्यादातर क्वेश्चंस में। वेलोसिटी आपकी टाइम के हिसाब से वेरी करे इस इक्वेशन के मुताबिक। आपसे बोला है भाई फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। यानी इनिशियल की बात अगर ना कर रहे हो, इनिशियली कुछ नहीं बताया तो सबको 0 मानना है। इनिशियल कंडीशन क्या मानना है? फिर 0। यानी जब स्टार्ट किया हो तो टाइम 0 रहा होगा और उस टाइम पे वेलोसिटी 0 रही होगी। ठीक, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। वैसे नहीं मानना, नहीं हो रहा है। देखो t की वैल्यू 0 डालो, वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, तो अब मुझे वेलोसिटी से क्या निकालना है भाई? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कायदे से एक बात सुनना जरा, मैंने आपको ना नोट लिखवाया था कभी कि बेटा अगर आपको
वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना तो क्या करना पड़ता है भाई, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी बाई डी टी मतलब चेंज यानी डिफरेंशिएशन, राइट, ऐसा। अच्छा, अब अगर मान लो एक्सेलरेशन दे रखा है आपको तो आप इंटीग्रेट कर लो तो v आ जाएगा, और v दे रखा है इसको एक बार करो तो x आ जाएगा। तो फिलहाल देखते आप क्वेश्चन में पहचानने का तरीका, x दिया और v पूछा तो डिफरेंशिएशन, और v दिया है और a पूछा तो डिफरेंशिएशन, और अगर आपको a दिया है v पूछा है तो इंटीग्रेशन, v दिया है तो x के लिए इंटीग्रेशन मतलब सॉरी। तो बेटा ये दे रखा है अपन को v, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो v इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt। हमने एक छोटा सा इंस्टेंट पकड़ा, dx बाय dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक छोटे से क्षण के लिए, छोटे समय के लिए उठा लिया अपन ने। तो v इक्वल टू dx बाय dt, तो dx क्या हो गया बच्चों, v dt, ठीक है। अच्छा सर, तो अपन ने यहां पर रख दिया dx, और देखो dx ये रहा, v dt ये रहा, तो v की जगह पर रख दो उठा के, इसको रख दिया, और लिमिट क्या ले ली, नहीं दिए तो भाई 0 से 2, देखो वैसे भी 2 सेकंड, यहाँ पे देखो 0 पे x, 0 से x, कुछ भी नहीं है तो इंटीग्रेशन क्या आता है, x आ जाता है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो अपर लिमिट माइनस, बेटा वहां पे देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया जिससे जल्दी कट जाएगा। फिर अपर लिमिट डालो भाई, अपर लिमिट 2 है, तो अपर लिमिट हमारी कितनी है, ये एक तरीके से ये हमारी अपर लिमिट 2 है और ये 0, तो बेटा 2 डालो यहाँ पर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, सॉल्व करो 12, नीचे वाला नहीं लिया मैंने क्योंकि 0 ऑलरेडी। तो इस तरीके से फिजिक्स में इस्तेमाल होती है आपकी इंटीग्रेशन, और जगह जगह इस्तेमाल होती रहेगी। इंटीग्रेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, और मेंस और एडवांस में जाओ तो भैया इंटीग्रेशन ही दिखता है और डिफरेंशिएशन ही दिखता है ज्यादा फिजिक्स में, ठीक है। तो ये वाला छाप लो, फिर मैं इसके रूल्स बताता हूं, ठीक है, छापो जल्दी से। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं जो आपके काम आते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो मैंने साथ साथ दोनों चीजों को लेके चलूं ताकि आपको ये भी याद हो जाए और वो भी याद हो जाए, और दोनों में क्या रिलेशन है वो पता चल जाए, मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, तो आसान होता है याद करना। तो आप ध्यान देखो, ये जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का है, साफ दिख रहा है आपको, x की पावर n को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, d बाई dx। dx मतलब स्मॉल चेन, d लगने का मतलब होता है स्मॉल चेन, अगर आप d x के आगे d लग गया तो x में चेंज, स्मॉल चेन, अगर d थीटा होता तो स्मॉल चेंज इन थीटा हो जाता है, राइट। फॉर्मूला क्या हो गया आपका, n(x n-1), यानी यहाँ पे पावर कम हो रही है, n की जो भी पावर है, और यहाँ देखो इंटीग्रेशन में पावर x की पावर n+1 अपॉन n+1, जो भी पावर है उसको एक बढ़ा के उतनी नीचे लिख दो, प्लस c कर दो, क्योंकि मैंने लिमिट नहीं लगाई है, ठीक है। अब देखो x का डिफरेंशिएशन d बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1, क्यों होता है 1, देखो इसकी पावर कितनी है 1 एज इट इज रखो, देखो n 1 यानी कि n ये रहा x 1 - 1 0, तो x की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, यानी कि 1 × 1 क्या हो गया 1, मतलब जब भी सेम आएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा आंसर, जैसे कि अगर मैं बोलूं d बाय d थीटा तो क्या हो जाएगा 1, d बाय dz z तो क्या हो जाएगा 1, है ना, d बाय dt और t तो क्या हो जाएगा 1, समझ में आ रही है बात, ये चीज, ठीक। यहाँ देखो, अब वहां पे देखो उल्टा, अगर कुछ भी नहीं है कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन x आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक बात सोचो, 1 को क्या हम लिख सकते हैं इस तरीके से x की पावर 0, तो अब फॉर्मूला क्या है n+1, 0 + 1 0 + 1, तो बेटा x + c। अब इसको देखो, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और वापस से इंटीग्रेट करोगे तो log x आ जाएगा, देखो आ गया log x, और प्लस c तो चल ही रहा है क्योंकि इंडेफिनिट है, ठीक। सेम sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, कैसे आया कहां से आया उसके बारे में मत पूछो, क्योंकि इसका एक चैप्टर में मैथ्स में पूरा सिखाते हैं कि एक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोला जाता है, जिसमें आपको पता चलेगा वाकई में ये इसके बराबर क्यों आया। फिलहाल तो आपको रटना है फिजिक्स में, बस इतना ही काम है इसका। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। और बेटा अब देखो नीचे देखो, अगर आप cos x को मारते तो माइनस आ जाता है sin x, और sin x में रखोगे तो माइनस उधर चला जाएगा तो cos x आ जाएगा, तो देखो रिवर्स चल रहा है, sin का cos, cos का sin, फिर cos का sin, sin का cos, माइनस में, समझ आई बात। तो ये है आपके रूल्स, और कुछ रूल्स हैं, फटाफट इन्हें छापो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉज कर लो यार, जो भी है लिखो।
देखो अच्छा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान सुनो, ये और रूल्स हैं, ये भी काम आएंगे आपके धीरे धीरे, राइट। जैसे जैसे आप ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ोगे ना फिजिक्स में और लेवल ऊपर जाओगे तो आपको दिखाई देगा ये सब भी इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक। कुछ तो नहीं होंगे बट फिर भी देखो। तो देखो ध्यान से, 10x का होता है sec स्क्वायर x, मैंने ऑलरेडी लिख दिया सारे। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेट करो तो यही आएगा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है तो आपको बस रटना है। cot x का होता है माइनस cos x स्क्वायर x, इसको वापस इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cot x आ जाएगा। फिर हमारे पास है sec x का करोगे तो भाई sec x इंटू 10x। अब इस पूरे को उठा के यहाँ रख दो, इंटीग्रेट कर दो, रिवर्स में sec x आ गया, ठीक। अच्छा cos x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ऐसे याद करो, sec भी आ रहा है 10 भी आ रहा है, cosec भी आ रहा है 10 cot भी आ रहा है। अब इसको उठा के यहाँ रखो, वापस से मिल गया आपको cosec, माइनस चला जाएगा साथ में क्योंकि माइनस यहाँ था, ठीक। अब ये जो लास्ट वाला जो रूल है 10th, ये दोनों थोड़ा सा आपको समझ डायरेक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर कोई भी चीज प्लस माइनस में ब्रैकेट में पावर के साथ दे रखी हो तो भैया डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट आगे चला आता है। देखो n(x), इस पूरे को एक सिंगल टर्म बिहेव करो, n, ये रहा n, x n-1, क्या दिख रहा है नया आपको, वेरिएबल के साथ का कांस्टेंट आगे चला आया। और इंटीग्रेशन में यही चीज नीचे चली जाती है। जैसे देखो ax प्लस b की पावर n, फॉर्मूला होता है x मतलब इसको सिंगल मान के चलो, x बोल रहा हूं मैं, n+1 आया और वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट नीचे चला गया। देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट आगे चला गया मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर नीचे चला गया। अब आप इसे रट लो या इसका तरीका भी है, तो मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ और आपको बताता हूँ, तो फटाफट इसको पहले छापो, देन आई विल एक्सप्लेन बाय वन क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ कैसे ही होता है, ठीक है। जल्दी से लिखो जरा, चलो तो फिर आगे आ जाओ, जरा ध्यान सुनो जरा। प्रॉपर्टी नंबर जो 10 मैंने लिखवाई थी दोनों में पीछे, इन दोनों में आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ क्योंकि डायरेक्ट याद समझ नहीं आया होगा आपको। चेन रूल कैसे काम करता है, एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको दे रखा है भाई कि डिफरेंशिएट करना है आपको 2x प्लस 1 की पावर 5। अगर यहाँ पे पावर 2 होती या यहाँ पे पावर 3 होती तो आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, बट पावर ज्यादा है तो आपको करना है क्या है, देखो शॉर्टकट से ही करते हैं, लॉन्ग कट से नहीं कराते। सीधे क्या करो आप इसको कि सर इसको आंख बंद करके डिफरेंशिएट कर दो, n पूरे टर्म को सिंगल की तरह ट्रीट करना, अकेले टर्म की तरह ट्रीट करो, n(x n-1), और साथ में रूल कहता है कि भाई ब्रैकेट वाले को दोबारा डिफरेंशिएट करो, यानी देखो n पूरा एज इट इज सिंगल टर्म, n-1 यहाँ तक तो नॉर्मल है। इसके बाद 2x प्लस 1 को दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के साथ, यार ये को मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसके साथ, तो इसे बोलते हैं चेन की तरह जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 2x प्लस 1 5 सी 2x प्लस 1 4, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, x का 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास भाई 10 है ना, 2x प्लस 1 की पावर 4, ये आपका हो गया, ठीक। अब इसी चीज को यहाँ देखते हैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने बैठ जाऊं तो क्या आएगा, समझना जरा गौर से। अगर मैंने बोला यार 2x प्लस 1 की पावर 5 है dx, इंटीग्रेट करना है, तो आप बोलेंगे सर इसको, सर इंटीग्रेट तो नॉर्मली कर लो, 2x प्लस 1 5 प्लस 1 और बेटा 5 प्लस 1 साथ में चलने दो, ठीक। नॉर्मल हो गया x n+1 n+1, वही लिखा है मैंने, बट यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो नीचे चला आता है। अब इसका रीजन क्या है ये अभी नहीं बता रहा क्योंकि इसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ाया जाता है। फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो आगे चला है, देखो ये रहा, राइट है कि नहीं, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो नीचे चला जाएगा। इस बात को पकड़ लो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इजीली, ठीक है। तो फटाफट ये दोनों एग्जांपल लिखो दोनों का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 12, 2-3 प्रॉपर्टी और फटाफट देख लेते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे e की पावर डी बाई डी एक्स
e की पावर x है ऐसे, तो ये हो जाएगा e की पावर x ऐसे ही रहता है, इसका कुछ भी चेंज नहीं होता। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा आपका कि अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे 12th इंटीग्रेशन में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये e की पावर x ही रहता है बस। और अगर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट हो तो वो इसमें नीचे चला जाएगा, इसमें आगे चला जाएगा, ठीक है, चेन रूल के हिसाब से। फिर प्रॉपर्टी नंबर 13, वो क्या होगा, मान लो डी बाई डी एक्स ए की पावर x है, तो क्या होता है ये होता है a की पावर x log e बेस x, ठीक है। बोलो सही है कि नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार, कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पर a ही रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई इनमें ना ऐसा नहीं है कि कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं है। a की पावर x का इंटीग्रेशन करो, अब क्या होगा, ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन लॉग e बेस a, ठीक है, ये हो जाता है आपका। समझ आई बात, हाँ डन। तो देख लो बस यही प्रॉपर्टी थोड़ी याद नहीं रहती है, कोई नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये, तो देखो यहाँ पर ये आगे आ रहा है और ये इधर मल्टीप्लिकेशन और ये नीचे इसमें नीचे चला गया। अब देखो एक और प्रॉपर्टी 14th, डी बाई डी एक्स, अगर आप लिख रहे हो बेटा u प्लस माइनस v प्लस माइनस w इस तरीके से, तो मतलब दिस इज व्हाट चल रहा है बंदे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सबका डिफरेंशिएशन हो जाता है, डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स वी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स डब्ल्यू। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेशन कर लो, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और ये देखो प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है प्लस भी हो माइनस भी हो सकता है, दोनों फर्क नहीं पड़ता, बस इसमें भी आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट ही करना है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन w dx, ठीक है। तो ये रही हमारी तमाम सारी प्रॉपर्टीज, ये यूज हो जाती है कई बार, इन दोनों का तो खैर कम होता है, ये दोनों हो जाती है यूज, ठीक। तो फटाफट लिख लीजिए इसको, फिर मैं आपको अभी इसके 2-3 क्वेश्चन करा के और ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखो फटाफट भाई। देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना, और हमने लगभग सारे रूल्स कर लिए। अब क्वेश्चंस करके आपको ना थोड़ा बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आखिर इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है। तो लगभग मैंने ना कुछ क्वेश्चन पिकअप करे, ध्यान सुनिएगा। ये एल्जेब्रिकली है, ये भी एल्जेब्रिकली बेस्ड है, ये आपके ये वाले और ये सारे एग्जांपल्स आपके लगभग फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है बेटा, तो सिंपल आप इंटीग्रेशन लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x dx। लिमिट दे नहीं रखी तो छोड़ दो बेटा, खुद सोचो। 1x स्क्वायर का क्या होगा, x³/3, क्योंकि n+1 ये तो नॉर्मल अलजेब्रा है तो ऐसे हो गया। cos x का क्या होता है, cos x का माइनस sin x होता है ना, सॉरी प्लस ही होता है, प्लस रहने दो। और इसका क्या होगा, ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ये हो गया आपका, और प्लस ही डाल दो क्योंकि आपका लिमिट नहीं दे रखी है इसलिए ऐसे चलेगा। यहां देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई सर sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है सर क्या होगा, 10x, है ना। सीधे सीधे देखो, इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे आपको रखना है ऐसे करके, 0 से π/6, 0 से π/6। और उसके बाद क्या बताया था मैंने बच्चों, उसके बाद मैंने बताया था कि भाई इसमें लिमिट डालनी है आपको, क्या डालनी है, लिमिट। तो लिमिट दे लो 10 π/6 माइनस 10 0, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस 10 π/6 कितना होता है, 10 π/6 होता है हमारा शायद π/6 बोले तो 30, है ना। तो 10 30 कितना होता है, 1/√3, और 10 0 0 ही होता है तो उसको 0 छोड़ दो,
ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, एक्चुअली आगे चल के होगा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, यानी कि दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल, कैसे पता चलेगा? तो आपने क्या करना है सर, देखो जो यहाँ पे क्या लिखा है dx, तो ओनली x वेरिएबल, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप जी एम एम को बाहर ले लीजिए और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लीजिए, और लिमिट चल रही है ऑलरेडी, हमारी लिमिट पता है हमको, कहां से कहा था कि r से इन्फिनिटी। अब इसको हम log x नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंपल 1/x नहीं है, ये आपका x स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको आप एक काम करेंगे सर, आप इसको ऊपर ले जाइए x की पावर -2 और लिमिट अगेन वही r से इन्फिनिटी। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करिए, जी एम एम, इसका इंटीग्रेशन हो गया x -2 + 1 -2 + 1, लिमिट चढ़ा दो r से इन्फिनिटी। अब आगे देखो, अब आपको लगभग ऑलमोस्ट खत्म है। तो भाई जी एम एम ऐसे लेना है, ऐसे करके, तो बेटा ये हो गया x -1 x और नीचे -1, और लिमिट क्या चल रही है, r से इन्फिनिटी। अब माइनस को ऊपर ले लो, यहां पे ले लो माइनस को, माइनस जी एम एम हो गया ये, और माइनस एक्स की बार -1 का मतलब क्या हो गया आपका, 1/x, r इन्फिनिटी हो गया, r और ये इन्फिनिटी हो गया, राइट। अभी क्या करने का इसके बाद, कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है, राइट। तो अभी क्या करूं मैं इसमें सॉल्व करने के लिए, यहीं पे जगह दिख रही है मुझे कम, मैं यहाँ थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, नहीं यहाँ जगह कम है, चलो यहीं लिख देता हूँ। तो बेटा देखो माइनस जी एम एम, ये हो जाएगा 1/∞ माइनस 1/r। तो 1/∞ क्या होता है, 0, ये 0 हो गया हमारा टर्म, ये वाला टर्म माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास जी एम एम बाय आर। इसी को हम बोलते हैं वर्क डन। आगे चल के आप ग्रेविटेशन चैप्टर में से बोलेंगे वर्क डन, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ही होता है। ये है ग्रेविटेशन फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आगे देखो, ये जो फोर्स, अगला चौथा क्वेश्चन में जो फोर्स दे रखा है इन्होंने, ये स्प्रिंग का फोर्स होता है। जब आप चैप्टर नंबर 5 में आएंगे, यानी वर्क इन दी पावर में आएंगे, तो आपको यहाँ पे F = kx, लॉज ऑफ मोशन में भी है ये। तो आपसे बोला है कि ये फोर्स है किसी स्प्रिंग का, और dx यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वैसे भी वर्क डन होता है। तो यहाँ पे देखते ही आपको हमें पता चलेगा, अरे यार हमको वर्क डन निकालना है, किसका निकालना है, स्प्रिंग का वर्क डन। स्प्रिंग को खींचा होगा या कंप्रेस किया होगा उसके लिए। तो सिंपल आपने क्या करना है सर, F की वैल्यू डाल देंगे kx dx, लिमिट 0 से 2। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैसे पता लगता है कौन इंटीग्रेट होगा कौन नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है dx, तो dx वेरिएबल है, यानी कि x वेरिएबल, dx के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x वेरिएबल हुआ, और बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को बेटा बाहर फेंक दो, x का इंटीग्रेशन कर लो 0 से 2 लिमिट लगा के, और ये हो जाएगा k बाहर और x²/2 ऐसे, और लिमिट क्या है 0 से 2। ठीक है, अब आप अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट डाल दो, तो ये हो जाएगा 2² माइनस 0² तो उसका तो कोई फायदा है ही नहीं करने का। तो सीधे सीधा आंसर कितना आने वाला है हमारा, k/4। इस k की वैल्यू आपको उस टाइम पे दी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन दिखाया अलजेब्रिकली फॉर्म, ये भी मैथमेटिकली प्योर हो गया आपका, ये फिजिक्स के लिए हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए है ना, और ये F/dx हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स के लिए। क्या हो, देखो भाई थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो गई है, 2² 4/2 2 होता है, तो आंसर क्या आने वाला है आपका इसमें 2k। ठीक, तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ही होता है। बट बात इतनी सी है कि यहाँ पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है, स्प्रिंग को खींचना है दबाने वाली बात चल रही है, यहाँ पे ग्रेविटेशन का वर्क डन हो गया। तो देख रहे हो आप फिजिक्स में, मैथ्स मतलब फिजिक्स में आ गया ना मैथ्स का पोर्शन। अब आगे देखो, यहाँ देखो ये है 1/v वॉल्यूम है, यानी किसी वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो आपको कैसे होगा यहाँ पर, ये काम आने वाला है थर्मोडायनेमिक्स में। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन 1/v dv लिमिट v1 से v2, आपको पता है भाई इसका इंटीग्रेशन होता है log e बेस, ये हो जाएगा आपका log e बेस v लिमिट v1 से
v2 तो चल ही रही थी हमारी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सर इसमें, सिंपल लॉजिक सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे कर दिया अपन। और आपको एक बात और याद करनी पड़ेगी क्या, कि सर log a माइनस log b ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होता है log e बेस a बाई b, मतलब सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। और यही अगर मल्टीप्लिकेशन होती तो log a प्लस log b होता तो वो log a इंटू b हो जाता, ठीक। फिलहाल हमें इसकी जरूरत थी तो इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने। तो क्या होगा ये log e बेस v2 बाय v1। ये e बेस ऐसे नेचुरल लॉग बोला जाता है, और कई बार इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं ln v2 बाय v1। समझ में आई बात। और हालांकि इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने का भी तरीका होता है, मैं उसको अलग से बता दूंगा। फिलहाल तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब यहाँ देखो, ये m बाय l, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, दिस इज फॉर रॉड, दिस इज फॉर रॉड, दिस इज फॉर मास ऑफ द रॉड, और ये एक्स स्क्वायर साथ में इंटीग्रेट करने के लिए बोला है। तो आगे चल के जब आप रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रोटेशन के केस में, तो वहां पे आप छोटे से एलिमेंट को उठा के इंटीग्रेट कर रहे होंगे इस चीज को, और ये एज इट इज इंटीग्रेशन वहां भी आएगा। तो देखो अब इसमें अगेन कहानी सर, x ही वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो m बाय l को बाहर फेंको और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। ये माइनस l बाई टू प्लस l बाई टू चल रहा है हमारा, ठीक है सर, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, देखो m बाय l बाहर, एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट माइनस l बाई टू से प्लस l बाई टू चली रही थी हमारी, ठीक है भाई। आगे क्या होगा इसका सर, आगे कुछ नहीं, m बाय l एज इट इज, और 3 को भी आगे फेंक दो, 3 को भी आगे फेंक दो, ठीक है। यदि हम 3 को भी आगे फेंक दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है हमारे पास भाई, l बाई टू का क्या होगा, स्क्वायर नहीं क्यूब, सॉरी क्यूब, है ना। और माइनस होता है फॉर्मूले में, और क्या होता है, माइनस होता है हमारे फॉर्मूले में। और दूसरी लिमिट माइनस l बाई टू है हमारी, तो l माइनस l बाई टू का भी करेंगे आप, है कि नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। अच्छा एक बार रोकना जरा, देखो भाई हमने यहां तक कर लिया, m बाय l कांस्टेंट था, 3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 आ गया था, 3 को बाहर फेंक दिया, अपर लिमिट डाली मैंने यहाँ पर, माइनस रूल में आता है हमारे। और दूसरा क्या है, माइनस l बाई टू का अगेन क्यूब होने वाला है ना भाई। इसको इसके साथ जाने देना, ऐसे करके, जगह कम है तो एडजस्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अच्छा तो इसका कितना हो जाएगा, l क्यूब बाय 8, और इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्यूब लगा रहे हो तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, l क्यूब बाय 8। अब बेटा 8 का वो क्या होगा, एडिशन, ये हो जाएगा अगर आप एलसीएम लोगे तो भाई ये हो जाएगा कितना, l बाय 4, तो 4 जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और l से एक l कटा तो आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 12 आंसर। तो इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मैंने पूरा इंटीग्रेट करके निकाला है, आपको अभी तो फिलहाल पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे आप रोटेशन में आएंगे वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड कहलाएगा ही। तो वो मैंने अभी करा दिया आपको। तो इंटीग्रेशन मेरी तरफ से पूरी तरह क्लियर हो गया है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देख के एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, है ना। और उसके बाद नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। तो आज के लिए इतना ही काफी है, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो।